तो चलिए शुरू करेंगे आज हम। कल मैंने आपको ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणीयता बताया था। आज हम उसी का उपयोग करके ये जानेंगे कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण क्या मतलब है। फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने कल आपको बताया था कि कोई धनायन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन के बादल को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन का बादल थोड़ा विरूपित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। किसकी ओर आकर्षित हो जाता है? धनायन की ओर। अब इसकी वजह से क्या होता है, धनायन और ऋणायन के कक्षकों में आपस में मिलने की प्रवृत्ति आने लगती है। अगर और नजदीक आएगा तो शुरू करेंगे। इसी को कहते हैं, अगर कक्षक आपस में मिले तो ये कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध। जबकि हमारा कौन सा बंध है? आयनिक बंध। तो इस तरीके से कक्षकों के विरूपण या ध्रुवण और ध्रुवणीयता के कारण हमारे आयनों के बीच आयनिक बंध में थोड़ा थोड़ा सहसंयोजक के गुण आने लगते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के गुण आने लगते हैं। अब हम ये देखें कि ये गुण को कैसे समझा जाए। तो इसके लिए फयान नाम के साइंटिस्ट ने, फजान, FAJAN है, फजान नाम के वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए। तो हम पढ़ेंगे फजान का नियम। आपके में फयान लिखा हो सकता है, आप वैसा लिख सकते हैं। तो फयान ने यह नियम क्यों दिया? फयान ने नियम दिया, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों को समझाने के लिए, सहसंयोजक गुण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनायन का क्या प्रभाव पड़ता है। आप सबको पता है कि धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन के बादल को अपनी ओर करता है। इस गुण को हमने नाम दिया ध्रुवण क्षमता। तो धनायन का जो क्षमता है वो कौन सी क्षमता है? ध्रुवण क्षमता। अब ये ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को उतना नजदीक खींचेगा, और जितना नजदीक आएगा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक गुण उतना बढ़ जाएगा। यानी ध्रुवण क्षमता के लिए हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक लक्षण जो है, ये ध्रुवण क्षमता के समानुपाती होता है। यानी ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, सहसंयोजक लक्षण उतना अधिक होगा। तो अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि धनायन का आकार क्या प्रभाव डालता है। अब ऐसा समझिए कि आवेश एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना, और आकार आपका कमरा है। धनायन जो है वो क्या है? एक कमरा है जिसमें एक 100 वाट का बल्ब जल रहा है। अब जरा सोच के बताइए कि अगर कमरा छोटा होगा, 100 वाट का एक बल्ब लगा है, बड़े कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। दो कमरे की कल्पना करें, एक छोटे कमरे में 100 वाट का बल्ब है और एक बड़े कमरे में 100 वाट का बल्ब है। तो बताइए रोशनी ज्यादा कहां दिखाई देगी? बताइए बताइए, ऑन कर सकते हैं माइक। 100 वाट का बल्ब अगर छोटे कमरे में लगा है और वही 100 वाट का बल्ब एक बड़े कमरे में लगा दिया जाए, तो ज्यादा रोशनी कहां पता चलेगी? छोटे कमरे में। क्लियर बात है। इसका मतलब छोटे कमरे में या छोटे आयन पे आयन का आवेश घनत्व ज्यादा होगा, अगर आवेश की मात्रा समान है। तो धनायन का आकार, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवण क्षमता है, ये विक्रमानुपाती होगी धनायन के आकार के।
क्योंकि बड़े आकार के धनायन में आवेश की मात्रा या आवेश की सघनता कम हो जाएगी और वो उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो अगर आयन का आकार, धनायन का आकार बढ़ेगा तो आकर्षित करने की क्षमता घटेगी, यानी ध्रुवण क्षमता घटेगी। और ध्रुवण क्षमता घटेगी तो सीधी सी बात है, सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब सहसंयोजक लक्षण जो है वो भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा धनायन के आकार के। इसको शब्दों में लिखेंगे आप लोग पूरा पूरा, है ना, कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा, आकर्षित इलेक्ट्रॉन के बादल को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का बादल जितना ज्यादा आकर्षित होगा, ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा होगी, इसलिए सहसंयोजक लक्षण भी उतना अधिक होगा। अब एक उदाहरण मैं आपको इससे रिलेटेड बताता हूं। उदाहरण के लिए लीजिए लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए यहीं तक लेते हैं। हम सबको पता है कि क्लोरीन तो तीनों में कॉमन हो गया। यहां कौन सा आयन है, लिथियम प्लस एक ही आवेश है, सोडियम सिंगल प्लस, पोटेशियम सिंगल प्लस, यानी इन तीनों में जो धनायन है उन पे एक ही आवेश है, बराबर आवेश है। हम सबको पता है लिथियम का आकार क्या होगा, छोटा, सोडियम का इससे बड़ा, पोटेशियम का इससे भी बड़ा। तो स्वाभाविक तौर पे आवेश की सघनता ज्यादा होगी लिथियम में, क्योंकि छोटा है और उसमें 100 वाट का बल्ब जल रहा है तो उसमें ज्यादा रोशनी दिखेगी, यानी आवेश की सघनता या आवेश घनत्व बोलते हैं, ये लिथियम में ज्यादा होगा। इसलिए लिथियम की ध्रुवण क्षमता भी ज्यादा होगी, और लिथियम की ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए लिथियम में सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा होगा लिथियम क्लोराइड में। तो सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा होता है लिथियम क्लोराइड में, फिर सोडियम क्लोराइड में, फिर पोटेशियम क्लोराइड में। इस बात को समझेंगे कि इसी कारण से लिथियम क्लोराइड पानी में आसानी से नहीं घुलता। पानी में जो घुलेगा वो आयनिक है, ज्यादा आयनिक है। तो पोटेशियम क्लोराइड बहुत आराम से घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड भी घुल जाता है, लेकिन लिथियम क्लोराइड आसानी से नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता, क्योंकि लिथियम क्लोराइड में सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आवेश की मात्रा, इसको समझेंगे कि एक्चुअल में आवेश ही तो वो चीज है जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। स्वाभाविक तौर पे धनायन अपने आवेश के कारण ही क्या करता है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए इस बात को कि अगर हम यहां लें सोडियम, पहले समझ लें, तो आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी, और इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से आकर्षित करेगा, ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा। यानी जिस आयन पर जितना अधिक आवेश होगा, उस पर उसकी सहसंयोजकता या उस पर उसके यौगिक में सहसंयोजक लक्षण उतना अधिक होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि सहसंयोजक लक्षण या गुण समानुपाती है धनायन के का आवेश, धनायन पर आवेश की मात्रा या धनायन का आवेश। तो धनायन का आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी, ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी तो सहसंयोजक गुण भी ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और SnCl4 टिन क्लोराइड। आप देखिए सोडियम के ऊपर सिंगल धनावेश है, मैग्नीशियम के ऊपर डबल धनावेश है, एल्यूमिनियम के ऊपर ट्रिपल धनावेश है और टिन के ऊपर 4 धनावेश है। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा
इनके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये दो मूल बिंदु हैं, ठीक है, ये दो मूल बिंदु हैं जो धनायन से रिलेटेड है। अच्छा, इसी को दो और तरीके से व्यक्त किया गया है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरा हम देखेंगे, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये एक्चुअल में साइज पे आ जाता है, पर खैर फिर भी मैंने कल आपको बताया था कि दो तरह के धनायन होते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम+2, तो कैल्शियम+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, यानी ये उत्कृष्ट गैस विन्यास है। जबकि अगर मैं जिंक+2 लूं इसी लाइन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 28810, या 28, एक्चुअल में 8-10 नहीं होता है, 18 हो जाता है, 2818। 2818 उत्कृष्ट गैस का विन्यास नहीं है, ये उत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं है। तो ऐसे धनायन जिनका विन्यास उत्कृष्ट गैस के जैसा है, उनके आकर्षित करने की क्षमता बिना उत्कृष्ट गैस वाले विन्यास से कम होती है। तो इसका मतलब यहां आकर्षण क्षमता किसकी है, जिंक+2 की आकर्षण क्षमता या ध्रुवण क्षमता कैल्शियम+2 से अधिक होती है, और इसी कारण जिंक क्लोराइड की सहसंयोजकता भी कैल्शियम क्लोराइड से क्या होगी, अधिक होगी। यानी जिंक वाले यौगिक ज्यादा सहसंयोजक होंगे किसकी तुलना में, कैल्शियम वाले से। चौथा, इसमें अगला है उच्च आयनिक विभव। अब अगर मान लो आवेश समान है, तो हम इसको बोलते हैं आवेश घनत्व। जैसा कि मैंने लिथियम वाले में आपको बताया था, तो आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश की मात्रा बटा आयतन, या त्रिज्या ले सकते हैं हम, ठीक है, त्रिज्या। तो आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा, सहसंयोजक लक्षण भी उतना अधिक होता है। ये पहले वाले का ही मॉडिफाइड रूप है। सहसंयोजक गुण समानुपाती होगा किसके, आवेश घनत्व के। इसके उदाहरण में आप जिंक और कैल्शियम का भी दे सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का भी दे सकते हैं। तो धनायन के मूल रूप से दो प्रभावों पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। धनायन का आकार, ध्रुवण क्षमता धनायन के आकार के विक्रमानुपाती होती है, सहसंयोजक लक्षण भी धनायन के आकार के विक्रमानुपाती होता है। मतलब धनायन का आकार जितना बड़ा होगा, उसके यौगिक के सहसंयोजक गुण उतने कम होंगे। उदाहरण दे दिया हमने। आवेश की मात्रा, आवेश ही वो कारण है जिससे वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, तो आवेश जितना ज्यादा होगा, सहसंयोजक लक्षण भी उतने अधिक होंगे। उदाहरण दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने बताया कि दो तरह के धनायन होते हैं, एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उत्कृष्ट गैस का विन्यास आ जाता है, और एक वो जिनमें उत्कृष्ट गैस का विन्यास नहीं आता। इनको छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास वाला बोलते हैं, छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास। तो ये धोखेबाज है, ठीक है। तो इनकी आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है। इनकी आकर्षण क्षमता ज्यादा होने से क्या होता है कि इनके यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ऋणायन का प्रभाव। वैसे बात यही खत्म कर दी गई है, लेकिन मैं आपको ऋणायन का भी प्रभाव बताऊंगा। आप सबको पता है कि जब धनायन
ऋणायन को अपनी ओर ऋणायन के पास आता है, तो ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन, बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? जब धनायन ऋणायन के नजदीक आता है, तो ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन का बादल है वो धनायन की ओर खींचता है। ऋणायन का ये गुण ध्रुवणीयता कहलाता है। तो हम ये कहेंगे कि जितना ज्यादा ध्रुवणीयता होगी, ध्रुवणीयता जितनी अधिक होगी, ऋणायन का इलेक्ट्रॉन धनायन के उतना नजदीक चला जाएगा, और वो जितना नजदीक जाएगा कक्षकों के अतिव्यापन की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, यानी सहसंयोजक लक्षण उतना बढ़ जाएगा। तो मूल बात यह है, ठीक है ना, कि ध्रुवणीयता जितनी अधिक सहसंयोजक गुण भी उतना अधिक। अब आते हैं पहला है ऋणायन का आकार। ऋणायन जितना बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से धनायन की ओर चले जाएंगे, ठीक है। जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसकी ओर चले जाएंगे, यानी सहसंयोजक लक्षण उतना अधिक होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं सहसंयोजक लक्षण समानुपाती है किसके, आप चाहें तो ऋणायन की त्रिज्या लिख सकते हैं या ऋणायन का आकार, मतलब एक ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की जगह हम सल्फेट तक ही तुलना करें, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम दोनों में कॉमन है, क्लोरीन अकेला है, तो क्लोरीन का आकार क्या है, छोटा है। सल्फेट में एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्लोरीन की तुलना में सल्फेट आयन का आकार, तो खैर यहां आवेश भी अलग हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं यहां आपको दूसरा उदाहरण दे देता हूं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। तो अपवादिक रूप से इसको अलग करते हैं अभी। अब देखो यहां सब में सोडियम कॉमन है, कॉमन चीज को हटा देंगे। ऋणायन है यहाँ क्लोरीन, जिसका आकार छोटा होता है, ब्रोमीन का आकार बड़ा होता है, आयोडीन का आकार और बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आयन का आकार, ऋणायन का आकार बढ़ता जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना धनायन के लिए आसान होगा, यानी ऋणायन की ध्रुवणीयता बढ़ेगी, इसलिए सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा हम आते हैं ऋणायन का आवेश। फिर वही बात, सहसंयोजक लक्षण समानुपाती होता है ऋणायन के आवेश के। ऋणायन मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो चलो ठीक है, बैलेंस बना हुआ है, 2 आ गए तो ज्यादा हो गया, 3 आ गए और ज्यादा हो गया। तो जैसे जैसे ऋणायन की मात्रा, या हम ये कहें ऋणावेश की मात्रा आयन पे बढ़ती जाएगी, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता जाएगा, और उसका विरूपण, उसको आसानी से आकर्षित किया जा सकता है, वो आसानी से दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएगा, इसलिए सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएगा। यहां आप उदाहरण ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का, इसके अलावा सोडियम सल्फाइड का, या सोडियम के ऑक्साइड को ले लो आप, ठीक है। और इसके बाद आप चाहो 3 वाला तो और भी ले सकते हो। तो मैं यहां सोडियम सल्फेट लेता हूं, ज्यादा बढ़िया उदाहरण है। तो क्लोरीन पे -1 आवेश है, सल्फेट पे -2 आवेश है, तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा किसका होगा, सोडियम सल्फेट का। इसलिए
सोडियम क्लोराइड पानी में ज्यादा आसानी से घुलता है, सोडियम सल्फेट को घुलने में थोड़ा तकलीफ होती है। ठीक, तो ये आपका अयान का नियम है, अक्सर पूछा जाता है 3 नंबर में। जैसा मैंने बताया सिर्फ उसको वाक्य में लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं हम धात्विक बंध पे। धात्विक बंध क्या है? अपने आसपास देखिए, आपको ढेर सारे धातुएं मिलेंगी, जिसमें आपके पास है लोहा, तांबा, पीतल, इसके अलावा आपका कॉपर है, कान में अगर आप नाक में गर्ल्स पहनती होंगी तो सोने या चांदी का है, ये सब धातु है। अब इन धातुओं में खास बात क्या होती है? पहली बात, ये सब विद्युत के सुचालक है, ऊष्मा के भी सुचालक है। यानी अगर आप एक लंबा तार ले लें और एक तरफ गर्म करें तो दूसरे साइड भी आपको गर्म लगने लगेगा। एक तरफ बिजली दे दे, दूसरे तरफ भी झटका मारेगा, यानी विद्युत धारा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। एक खास बात, अगर आप हथौड़ी से इसको किसी लोहे के बीच रख के पीटें तो ये पिचक जाता है, फैल जाता है, इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। और अगर खींचें तो इसका तार बन जाता है, इसीलिए वायरिंग जो है वो धातु की तार की होती है, तार बनता है, यानी तन्यता का गुण पाया जाता है। अब इन सभी गुणों को समझाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि धातु के परमाणुओं के बीच किस तरह का बंध पाया जाता है। इसके 3 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि एक धातु के परमाणु को अगर हम देखें तो वो 2 भागों से बना होता है। कौन कौन से? जैसे आप आयरन ले लो, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है भाई? ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। ये सहसंयोजी, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है। और बाकी हिस्सा एक जो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, ये और ये दूसरा हिस्सा। तो किसी भी धातु के 2 हिस्से होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, और बाकी बचा धनायन जिसको हम कर्नेल कहेंगे। इसको क्या नाम देंगे? कर्नेल। और ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम में 1s2 2s1, ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी इतना लिथियम एक कर्नेल है और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर? कि किसी भी धातु के परमाणु को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, धातु का धनायन जिसको हम कर्नेल कहेंगे, और संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जो बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। अब जब ढेर सारी धातु इकट्ठा होती है तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां 8 इलेक्ट्रॉन या यहां 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनसे अलग हो जाते हैं और अलग होके एक बड़ा समूह बनाते हैं, एक तालाब जैसा बनाएंगे। इस तरीके से। और जो धनायन होता है वो इनके बीच में धातु का धनायन पाया जाता है, बीच बीच में निश्चित क्रम में पाया जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बीच का इलेक्ट्रॉन इससे भी आकर्षित है, इससे भी आकर्षित है, ये इससे आकर्षित है, ये इससे आकर्षित है, तो इस तरीके से ये आपस में बंधे रहते हैं। ये है धात्विक बंध। किस सिद्धांत के अनुसार? मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो मुक्त रहते हैं, लेकिन इनके बीच बीच में देखो यहां, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन स्थानित नहीं रहते बल्कि गतिशील रहते हैं। ये बीच के इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं तो गति करते रहते हैं, और जो धातु के धनायन हैं इनके बीच
निश्चित रूप से बंधे रहते हैं, यानी ये हिलते डुलते नहीं है। तो जो धनायन है धातु का कर्नेल, उसकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो नहीं जाता हिलता डुलता, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत से हम समझेंगे कि धातुओं के बाकी गुण कैसे समझे जा सकते हैं। पहला, धात्विक चमक। तो जब कभी भी क्या होता है, प्रकाश इस धातु के ऊपर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश के विशिष्ट किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होने के बाद ये प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे आपको धातु चमकता हुआ दिखाई देता है। तो धातु की चमक सही बताया इसने। दूसरा, विद्युत चालकता। आप एक तरफ तार का धन वाला जोड़ दो और एक तरफ तार का ऋण वाला जोड़ दो, तो इलेक्ट्रॉन धन वाले की ओर गति करेगा और ऋण से इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आते रहेगा। तो इस तरीके से धात्विक चालकता को भी इसने समझाया। ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता में क्या होता है कि जब आप एक तरफ गर्म कर देते हैं तो वहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को लेके कंपन करने लगता है, हिलता है, और अपनी ऊर्जा बगल वाले इलेक्ट्रॉन को दे देता है, बगल वाला इलेक्ट्रॉन उसके बगल वाले को दे देता है, उसका बगल वाला उसके बगल वाले को दे देता है, और इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। आघात वर्धनीयता। ये पहले ही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन लिक्विड जैसे हैं और धातु उसमें जमे हुए हैं। तो जब आप किसी चीज से प्रहार करते हैं तो धातु का अरेंजमेंट क्या होगा यहां, अब ये चेंज हो गया धातु का अरेंजमेंट। धनायन एक लाइन में आ गए मान लो, तो इलेक्ट्रॉन तो गतिशील है ना, वो तो आराम से इनके चारों तरफ अपने आप को क्या कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है। तो इस तरीके से ये फिर से अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और धातु का आकार क्या होता है, बदल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है आघात वर्धनीयता का कारण। अब इसके बाद बारी आती है धातुओं की कठोरता। तो सामान्य तौर पे जितना मजबूत धात्विक बंध होगा, धातु के आयन उतने मजबूती से जुड़े होंगे और वो उतना कठोर होगा। तो अस्थानिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ धात्विक बंध की संख्या बढ़ती है। जैसे लिथियम या सोडियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा था संयोजी, आयरन में 2 या 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 8 लेते हैं, तो ऐसे में आयरन ज्यादा कठोर होगा, सोडियम कम कठोर होगा। अब इसके बाद इस सिद्धांत की कमी क्या थी। सिद्धांत ने बहुत सारी चीजें बताई, अब इसकी कमी जान लेते हैं। इसकी कमी ये थी कि अगर सभी में ऐसी ही व्यवस्था है तो अलग अलग धातुओं की विद्युत चालकता में बहुत ज्यादा अंतर क्यों है। भाई थोड़ा बहुत अंतर समझ में आता है, ठीक है, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा अंतर। दूसरा, किसी धातु का गलनांक बहुत कम है और किसी धातु का गलनांक बहुत ज्यादा है। अगर अरेंजमेंट ऐसा ही है तो गलनांक में थोड़ा बहुत अंतर होना ठीक है, पर एकदम से बहुत ज्यादा अंतर होना, तो ये 2 3 4 चीजें ऐसी हुई कि कुछ धातु चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ नहीं होते। अगर सबका अरेंजमेंट एक जैसा है तो या तो सबको चुंबक की ओर आकर्षित होना चाहिए या सबको चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत में कुछ कमियां थी, पर यह सिद्धांत आज भी हम उपयोग में लाते हैं। इसके कारण एक अगला सिद्धांत आया। अगला सिद्धांत सरल सा है, वो है सह संयोजक सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जैसे लिथियम का परमाणु, इसकी संयोजकता कितनी है, एक, ये एक ही बंध बना सकता है। तो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं मान लो, तो ये ऐसे ही नहीं रहेंगे, इनका बंध लगातार अगल बगल वाले के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है। जैसे अगले ही क्षण क्या हो सकता है, ये दोनों जुड़ जाएं, ये दोनों जुड़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक के ऊपर धनावेश आ जाए, दूसरे के ऊपर ऋणावेश आ जाए,
दो आपस में जुड़े हुए हैं। उल्टा भी हो सकता है कि इसके ऊपर ऋणावेश आ जाए, इसके ऊपर धनावेश आ जाए, ये जुड़े हुए हैं। जितनी संभावनाएं आप बना सकते हैं, ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसका मतलब ये सिद्धांत कहता है कि धातुओं में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, लेकिन ये सहसंयोजक बंध जो है वो स्थानीकृत नहीं होते, यानी फिक्स नहीं होते कि दो परमाणु के बीच बना है तो बने ही रहेगा ना। ये बंध लगातार अगल बगल वाले सभी परमाणुओं के साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी अनुनादी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इनमें ढेर सारे अनुनाद हो सकते हैं, ये सारे अनुनाद हैं, अलग अलग संरचनाएं। तो जितनी ज्यादा अनुनादी ऊर्जा होगी, स्थायित्व उतना ज्यादा हो जाता है, और ये अनुनादी ऊर्जा ही इनको बांध के रखती है, इकट्ठा करके रखती है। यह सिद्धांत धातुओं के कुछ गुणों की व्याख्या तो कर देता है, किंतु ये द्रव अवस्था या विलयन की अवस्था में धात्विक लक्षणों की व्याख्या नहीं कर पाता। तो अब हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत की ओर आते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। वो है आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, या इसी को बैंड थ्योरी भी कहते हैं। बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी। बैंड यानी पट्टी, ठीक है ना, वो बजाने वाला बैंड नहीं। अब देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है। हम लेते हैं लिथियम का ही उदाहरण, 1s2 2s2। दूसरा लिथियम, उसमें भी यही होगा, 1s2 2s2। अब जो 1s है, इसमें दो लिथियम के कक्षक मिल रहे हैं, तो ये दो कक्षक बनाएगा। एक बंधी आणविक कक्षक और एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। ये 1s का है। अब चूंकि 1s में दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भर दिया हमने। अब आते हैं 2s पे। 2s की ऊर्जा इससे ज्यादा होगी। दोनों के ss कक्षक हैं, यानी यहां भी दो कक्षक बनेंगे, बंधी और प्रतिबंधी। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, इसमें एक एक है, यानी दो इलेक्ट्रॉन, तो ये भरा हुआ, ये खाली। ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, वो 1s कर दिया ना मैंने, 2s1 किया ना। ठीक है, तो अब देखो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स ठीक भरे हुए हैं, है ना। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s में दो और दो, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, दो कक्षक। 2s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 है, तो दो इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों का मिला के वो भर दिया हमने। अगर सिर्फ दो परमाणु भाग ले रहे हैं तो ऐसा होगा, लेकिन धातु के अंदर तो ढेर सारे परमाणु होते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास दो लिथियम परमाणु भाग ले रहे हैं, दो लिथियम परमाणु भाग ले रहे हैं, तो आपके कितने s कक्षक बनेंगे? s बैंड, ठीक है ना। पहला हम देखें 1s बैंड, 1s का बैंड। अगर दो लिथियम परमाणु हैं तो इसमें टोटल दो कक्षक बनेंगे। दो कक्षकों में से एक यानी आधा ये प्रतिबंधी होगा, और बंधी भी कितना होगा? एक। ये ठीक है या नहीं है? ठीक है ना। कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 1s में दोनों लिथियम के दो और दो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। दो है तो दुगना कर दिया, यानी 2 इंटू 2 लिथियम, टोटल कितने हो गए? 4। ये 1s की बात कर रहा हूं। अब अगर मान लो 4 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो 4 परमाणु अगर भाग लेंगे तो 4 कक्षक बनेंगे,
4 में 2 बंधी बनेगा, 2 प्रतिबंधी बनेगा, और 4 दूनी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसको हम कह सकते हैं, अच्छा, n परमाणु अगर ले भाग, n परमाणु, लिथियम के कितने परमाणु? ढेर सारे हैं, n मतलब जितना भी आप नंबर लिखना चाहो। तो कक्षक कितने बनेंगे? कुल कक्षक बन के तैयार होंगे 2n, जिसमें से n कक्षक बंधी होंगे और n कक्षक प्रतिबंधी होंगे। कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? आप देखो, 2 दूनी कितना हो जा रहा है? 4, यानी कि जितना लिथियम है, लिथियम कितना है हमारे पास? 2, उससे कितना ज्यादा है? दुगना हो जा रहा है ना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2n इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। ठीक है, दुगने इलेक्ट्रॉन है, 2n नहीं, सॉरी 4n इलेक्ट्रॉन होंगे। हर लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम काउंट कर लेते हैं, रुक जाओ। तो अब आपके पास बैंड तैयार हो गया। आपने देखा कि लिथियम का 1s कक्षक का बंधी भी पूरा भरा है और प्रतिबंधी भी क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लिथियम में, जिसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने अभी बताया, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। ठीक है, अब बंधी में भी पूरा भरा होगा और प्रतिबंधी में भी कितना होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा। अर्थात यह बैंड n परमाणु है तो कक्षक भी कितना बनेगा? n। 2 कक्षक, 2 परमाणु, 2 कक्षक, n परमाणु, n कक्षक, हाफ n हाफ n, 2n। यह बैंड पूरी तरह से भरा होगा। तो अब मैं इस डायग्राम को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, ध्यान से देखना। हमारे पास जब 2 लिथियम था तो एक बंधी कक्षक था, एक प्रतिबंधी कक्षक था। अब अगर मैं 2 की जगह 4 लिथियम कर दूं तो 2 बंधी हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे? प्रतिबंधी। अगर मैं 8 कर दूं तो जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने ज्यादा बंधी और प्रतिबंधी कक्षक क्या होते जाएंगे? बनते जाएंगे। और ऐसा करने से क्या होता है? पहले देखो, बंधी और प्रतिबंधी की ऊर्जा में बहुत अंतर था, लेकिन जैसे जैसे बीच में और कक्षक बनते गए, इनकी ऊर्जा का अंतर क्या होता गया? कम होता गया। अब जरा देखो, ये बंधी और ये प्रतिबंधी की ऊर्जा में बहुत कम अंतर है। खैर, ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से, तो इसकी बात हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं 2s कक्षक पे, ध्यान देंगे 2s को। लिथियम का 1s कंप्लीट हो गया, 2s, 2s बैंड। 2s बैंड के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम n लिथियम परमाणु लेते हैं तो n कक्षक बनेंगे। ठीक, पहले वाले जैसा ही रहेगा, n कक्षक बनेंगे, जिसमें से 1/2 यानी आधे n बंधी होंगे व आधे n प्रतिबंधी होंगे। आधे कक्षक बंधी और आधे प्रतिबंधी होंगे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप देखो कि हर लिथियम में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम की संख्या के बराबर है। 1 लिथियम, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम, 2s में दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कुल इलेक्ट्रॉन होंगे n, और इतने इलेक्ट्रॉन ये सभी बंधी कक्षक में भरे होते हैं। आप देखो, 2 लिथियम है, इलेक्ट्रॉन कहां है? सब बंधी में है।
प्रतिबंधी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अब हमने यहां n परमाणु लिए हैं लिथियम के, यानी ढेर सारे परमाणु लिए हैं, तो ये भी क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर हम इस बैंड की बात करें तो ये आधा भरा हुआ है, ये आधा इलेक्ट्रॉनों से क्या है? भरा है। मैंने इसको डार्क से दर्शा दिया। ये कौन सा कक्षक है? बंधी। और जो खाली है ये क्या है? प्रतिबंधी। ठीक, जो बंधी कक्षक है इसको हम चालकता बैंड के नाम से जानते हैं। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो यहीं के इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेते हैं। अब आते हैं लिथियम में 2s के बाद 2p होगा लेकिन खाली होगा। 2p होगा जरूर लेकिन खाली होगा। तो अब आ जाओ 2p बैंड के बारे में बात कर लेते हैं। हर लिथियम में अगर n लिथियम है तो आपके पास 3n क्या होंगे? p कक्षक होंगे, क्योंकि p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। हर लिथियम का 3, n अगर लिथियम है तो 3 क्या होंगे? p कक्षक। अब ये p कक्षक भी क्या होंगे? कुछ इस तरीके से आएंगे कि उसका कुछ हिस्सा किससे मिल जाएगा? 2s के कक्षक से मिल जाएगा। ठीक है, ये किससे मिल जाएगा? 2s से मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बैंड्स के बारे में बात करें तो अब मैं इस बैंड को एक सिंपल तरीके से शो करता हूं। आप नोटिस करें कि ये 1s का बैंड है जो कि पूरा भरा हुआ है। ये 1s है। ये हमारा 2s का बैंड है जो आधा भरा हुआ है। आधा भरा है। इसके ऊपर ये मिटा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके ऊपर 2p का बैंड है जो कुछ हद तक इसमें मिल जाता है, पर यह भी खाली ही है, इसमें कुछ है नहीं। ये हमारा, इसको हम कहते हैं पूरा भरा हुआ अचालन पट्टी या नॉन कंडक्शन बैंड। अचालन पट्टी, अचालन बैंड। यहां का इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के चालन में भाग नहीं लेता। ये जो ऊर्जा का अंतर है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये इतनी ऊर्जा का अंतर है कि कितना भी आप गर्म कर लो, कितनी भी ऊर्जा दे दो, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा। तो ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हमारा कंडक्शन बैंड है। थोड़ा सा इंग्लिश यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए ज्यादातर इंग्लिश में ही बताया गया है। कंडक्शन बैंड, यहां का इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप विद्युत धारा या थोड़ी ऊर्जा देते हो तो ये खाली इन कक्षकों में कूदने लगता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये क्या होता है, यहां आराम से आ सकता है। ये अतिव्यापन पट्टी है, अतिव्यापन बैंड। तो अब हमारा ये आणविक कक्षक सिद्धांत क्लियर है। आणविक कक्षक सिद्धांत कहता है कि ढेर सारे परमाणु मिलकर ढेर सारे आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और ये ढेर सारे आणविक कक्षक मिलकर एक बैंड बनाते हैं, पट्टियां बनाते हैं अलग अलग, जिनमें बंधी और प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता।
इसलिए आवश्यकता पड़ने पर बंधी का इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रतिबंधी कक्षकों में गति कर सकता है और इसकी वजह से ये ढेर सारे गुणों को समझा पाते हैं। अब इसी आधार पे हम सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को समझेंगे। तो हमारे पास अगर हम चालक की बात करें तो चालक में कुछ भरे हुए कक्षक होते हैं, ये भरा हुआ बैंड है उसका अचालक होता है जो, और जो चालक होगा उसमें देखिए कि ये जो बैंड है ये आधा भरा होगा और आधा क्या होगा, खाली, और कुछ खाली बैंड होंगे। लिथियम वाला उदाहरण ले लीजिए, रिक्त, अर्धपूरित और ये क्या है, पूर्ण पूरित। ये देखिए ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और चालन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है, मिक्स है ये। जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे, क्योंकि वो गति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सुचालक की बात हुई। अर्धचालक में क्या होता है, मैं नीचे का नहीं बनाऊंगा, आपको सिर्फ ये मेन है, आपको यही देखना है। अर्धचालक में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके बीच ऊर्जा का अंतर कम होता है, कम ऊर्जा अंतर। तो ये तो भरा होगा, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, चालक बैंड, चालन बैंड या चालक बैंड है। चालक बैंड खाली है, इसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, ऊर्जा दोगे, अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां आराम से जा सकते हैं, और इसलिए अर्धचालक अगर आप तापमान बढ़ाएं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आसानी से यहां के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। अब आते हैं हम कुचालक पे। सॉरी, ये खाली होगा। कुचालक का चालकता बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ऊर्जा का बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसी को हम क्या नाम दे सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि आप कितनी भी ऊर्जा दे लो कुचालक को, उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चालन बैंड पे नहीं जा पाता, और जब तक वो चालक बैंड पे नहीं जाएगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस तरीके से बैंड थ्योरी के आधार पे आप सुचालक, कुचालक और अर्धचालकों को समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। ये अक्सर पूछा गया है, ये डायग्राम अपनी बुक से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है आयनिक ठोस का। तैयारी कीजिए, 2 दिन बाद, कल तो ऑफ रहेगा, मंगलवार को मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह तैयार करें। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व वगैरह है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है।